तो बच्चों हमें जो है सोशियोमेट्री पर आधारित यानी रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं देखना है कैसे की जाती है। इसको हम स्टोइकियोमेट्री भी कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री जो होती है इसको समझने के लिए आपको मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लो एक संतुलित समीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमें जो भी लिखना है जब स्टोइकियोमेट्री की बात होगी तो संतुलित समीकरण ही देखा जाता है। एक संतुलित समीकरण अगर हम लें तो आप जानते हैं उसमें इसमें ए बी सी और डी अणु, ए बी सी व डी क्या है? अणुओं की अणु, प्रयुक्त अणु में कोई भी पदार्थ हो सकता है। और यहां पर स्मॉल ए, बी, स्मॉल सी तथा डी, स्मॉल डी, ये क्या है? अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जैसे मान लो लिख लेते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। यहां पर H2 अणु है, Cl2 अणु है, या Cl अणु है, इसके कितने अणु हैं? कोई गुणांक नहीं है, ये एक माना जाता है, एक अणु है। Cl2 का एक अणु है और HCl के दो अणु है। दूसरा एग्जाम्पल मैं सिंपल एग्जाम्पल लूंगा तो 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2। यहां पर H2 अणु है, O2 अणु है, H2 अणु है, यहां पर H2 के कितने अणु हैं? दो अणु हैं। यहां पर O2 के एक अणु है, H2 के दो अणु हैं। तो ये जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं तो हम गुणांक भी कर सकते हैं, अणुओं की संख्या है। इन्हीं अणुओं की संख्या में प्रयुक्त जो गुणांक होते हैं संतुलित समीकरणों में, इन्हीं पर आधारित इन्हीं को हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। जो अणुओं की संख्या है इसी का एक नाम और है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। और इन्हीं के आधार पर हम विभिन्न पदार्थों की किसी रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त मात्राओं की गणना कर सकते हैं, उसका आकलन हम कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है ये समझ में आ गया होगा। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होते हैं? जब भी कोई संतुलित समीकरण व्यक्त की जाती है तो उसमें अणुओं के साथ जो पूर्णांक संख्याएं लिखी जाती हैं, जो उस अभिक्रिया में विभिन्न अणुओं की प्रयुक्त संख्याओं का अनुपात व्यक्त करती हैं, ऐसे ही संख्याओं को हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। और इन पर आधारित गणनाओं को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो ये बेटा आपको सिंपल सी आइडिया हो गई कि स्टोइकियोमेट्री वास्तव में होती क्या है। नाम जितना टफ है उतना टफ ये है नहीं, आपको केवल समझने की। अब इस पर आधारित गणनाएं कैसे करेंगे? देखिए ये बहुत आसान है कि हम इसकी गणना कैसे करें। क्यों? क्योंकि इनकी जब हम गणनाएं करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी हो जाती है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से प्रयुक्त मात्राओं की हम गणना कैसे करें। आप एक चीज जानते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ये अणुओं की संख्या के आधार पर होती है, उसमें अणुभार का या उनकी प्रयुक्त मात्रा का कोई रोल नहीं होता है। यहां पर जो रियल अनुपात होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम प्रयोगशाला में या कहीं पे काम करते हैं तो हम अणुओं की संख्या या अणुओं को नहीं गिन पाते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं? उसका द्रव्यमान निकालते हैं कि वो कितना मात्रा में प्रयुक्त हो रहा है, W हम निकालते हैं। तो हम कैसे W को अणुओं की संख्या से रिलेट करें जिससे कि हमारे आकलन सही हो, हम अपनी गणनाओं को आसानी से कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान सा सूत्र बताता हूं कि मान लीजिए इस संतुलित समीकरण में किसी भी संतुलित समीकरण व पूर्ण अभिक्रिया पर, यह हमेशा ध्यान रखना है कि पूर्ण अभिक्रिया पर ही हम इसको प्रयुक्त कर रहे हैं। जितनी अभिक्रिया पूर्ण होती है उसके लिए आप इस सूत्र को प्रयुक्त कर सकते हैं। यहां पर
मान लीजिए ए के डब्ल्यू ए ग्राम है, बी के डब्ल्यू बी ग्राम, रिएक्ट करके पूर्ण रूप से सी के डब्ल्यू सी ग्राम बनाते हैं और डी के डब्ल्यू डी ग्राम बनाते हैं। तो बच्चों यहां पर इनके अणुओं की संख्या को अगर हम देखें, इसके कितने अणु हो जाएंगे? डब्ल्यू ए अपान एम ए। इसके कितने अणु होंगे? डब्ल्यू बी अपान एम बी। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार बटे अणु भार, यह आपको बताया जा चुका। डब्ल्यू ए क्या है? भार या द्रव्यमान है। एम ए क्या है? अणु भार है। आपने सूत्र पढ़ा है, एन इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपान एम। ये क्या है? भार है। एम क्या होता है? अणुभार होता है। आप ये सूत्र जानते हैं, इसी आधार पर हम इसको लिख रहे हैं। सी के कितने मोल प्रयुक्त होंगे या अणु प्रयुक्त होंगे? डब्ल्यू सी अपान एम सी। डी के कितने भाग प्रयुक्त होंगे? डब्ल्यू डी अपान एम डी। ये अणु इसके प्रयुक्त हो रहे हैं। लेकिन जब यहां अणुओं की संख्या समान नहीं है, यहां पर प्राप्त अणुओं की संख्या भी इसी अनुपात में होगी। अगर अभिक्रिया पूर्ण होगी तो बहुत ध्यान से देखिए आप, यहां पर इसका ए अणु प्रयुक्त होता है, इसका बी प्रयुक्त होता है, इसका सी प्रयुक्त होता है, इसका डी। यहां जो अणुओं की संख्या प्राप्त होगी वो भी इसी अनुपात में प्राप्त होगी अगर अभिक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है तो। यानी यहां मोलों की संख्या बराबर नहीं है। इनको बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक बहुत आसान सा मेथड है। अगर इसमें हम ए से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ए। इसको बी से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ए। इसको सी से डिवाइड करें तो क्या होगा? ए। यहां डी से डिवाइड करें तो ए। यानी अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से अणुओं की संख्या को डिवाइड कर दिया जाए तो सबकी संख्या एक हो जाएगी और उस स्थिति में सब क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां कर लेते हैं 1 अपान ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए से इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको 1 अपान बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब दोनों बराबर हो गए, यूनिट हो गए, इकाई हो जाएंगे। उसी तरह से इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 1 अपान सी से तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हम गणनाओं को बहुत आसानी से संपन्न कर सकते हैं इन फार्मूलों को प्रयुक्त करके। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका भार अगर दिया है, अणुभार पता है, तो आप अणुओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये संख्याएं समान हो जाएंगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके समझने के लिए। क्वेश्चन ये है कि 3.4 ग्राम अमोनिया प्राप्त करने के लिए N2 तथा H2 के कितने मोल कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। सॉल्यूशन करते समय हमेशा हम सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया गया है। एक रिएक्शन है, अमोनिया प्राप्त करनी है किससे? N2 और H2 से। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखिए, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। अभिक्रियाएं आपको लिखना सीखना है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कैसे लिखा जाता है यह हम आपको बताएंगे। बच्चों यहां पर इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक 2 है। यहां पर अमोनिया का भार दिया हुआ है, WNH3 दिया हुआ है। कितना है ये? 3.4 ग्राम है। और हमसे WN2 पूछा जा रहा है और WH2 पूछा जा रहा है, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कितने ग्राम प्रयुक्त होंगे। बच्चों इसके अलावा जो दिया गया है आप देख सकते हैं कि हमें जो चीज प्राप्त है ये इसके अलावा WNH3 दिया गया है, WN2 WH2 पूछा जा रहा है। दिया क्या गया है देखिए, इसके अलावा हमें क्या ज्ञात है? ये है कि N2 का अणुभार कितना होता है? 14 होता है। H2 का कितना होता है? 2 होता है। N2
n का 14 होता है तो N2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। H2 का कितना हो जाएगा, H का 1 होता है तो H2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और NH3 का कितना होता है, N का 14 हाइड्रोजन का 3 इक्वल टू 17। तो हम इनके अणुभार ज्ञात कर सकते हैं कि MN2 क्या है, MH2 क्या है और MNH3 क्या है। नाइट्रोजन का अणुभार 28 है, हाइड्रोजन का अणुभार 2 है और NH3 का अणुभार 17 है। ये हमें दिया गया है। तो इस बेस पर अगर हम यहां पे देखें तो हम WN2 और WH2 की गणना कर सकते हैं। कैसे, सूत्र पहले क्या होगा, यहां पर हम लिख देंगे WN2 अपॉन MN2 इक्वल टू 1 से डिवाइड करना, 1 अपॉन 1 कोई मतलब नहीं। यहां पर 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 गुणांक है, 3 से डिवाइड कर देंगे इंटू WH2 अपॉन MH2 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2 का गुणांक है तो 2 से डिवाइड करेंगे इंटू WNH3 अपॉन MNH3। आप देखिए इन रिलेशन से हम WN2 और WH2 की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहां का पूरा डेटा हमें पता है। WNH3 दिया हुआ है 3.4 ग्राम, MNH3 17 होता है। अगर ये दोनों वैल्यूज पता हैं, MH2 पता है तो WH2 हम पता कर सकते हैं, MN2 पता है तो हम WN2 पता कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको देखिए आप, एक इक्वेशन लीजिए। तो फॉर N2 नाइट्रोजन के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा WN2 अपॉन MN2 इक्वल टू है 1 अपॉन 2 WNH3 अपॉन MNH3, यानी ये हुआ। देखिए WN2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, MN2 की वैल्यू हमने देखा 28 होती है, हाफ हुआ WNH3 3.4 है और MNH3 70। बच्चों इसको अगर हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 0.2 और ये हुआ WN2 अपॉन 28 इक्वल टू 0.2 अपॉन 2। WN2 इक्वल टू देखिए क्या होगा 28 इधर आ जाएगा 0.2 इंटू 28 अपॉन 2, ये हुआ 214 टू जा 28 2.8 ग्राम। तो यहां पर प्रयुक्त मात्रा कितनी हुई 2.8 ग्राम। बच्चों इसी तरह से आप हाइड्रोजन का भी मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, हम लोग ले लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन का रिलेशन क्या है 1/3 WH2 अपॉन MH2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लिख लीजिए 1/2 WNH3 अपॉन MNH3, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 इंटू WH2 हमें निकालना ही है, MH2 2 है आपने यहां पे देखा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 WNH3 कितना है 3.4, MNH3 70 है। तो जैसा आपने वहां किया था यहां भी 0.2 हो गया। यहां पर बेटा ये हो जाएगा, देखो WH2 इक्वल टू 2 और 3 ऊपर चले जाएंगे 0.2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 से कैंसिल हुआ 3 2 6 यानी हुआ 0.6 ग्राम। तो हाइड्रोजन की मात्रा जो प्रयुक्त होगी वो कितना आ गई 0.6 ग्राम। अब आप चेक कर लीजिए कि अगर N2 2.8 प्रयुक्त हो और H2 0.6 प्रयुक्त हो तो WNH3 कितना बनना चाहिए, जितना प्रयुक्त होगा वही उतना प्राप्त होगा हमें। तो ये हो जाएगा 43.4 ग्राम NH3। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। नाइट्रोजन के 2.8 ग्राम करेक्ट यूज होंगे, H2 के 0.6 ग्राम होंगे और NH3 के
3.4 ग्राम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल सा है कि किसी भी रिएक्शन में कारकों का, रिएक्टेंट्स का जितना मात्रा प्रयुक्त होगी, उत्पाद भी उतनी ही मात्रा में प्राप्त होगा, क्योंकि यही द्रव्य अविनाशता का नियम है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है। तो हमेशा ये जान लीजिए कि रिएक्टेंट्स का कुल भार अगर उत्पाद के कुल भार के बराबर है पूर्ण क्रिया पर, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम आपको इसके आगे बताएंगे। अभी आप इस पर अभ्यास करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए। थैंक यू।